बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म चैनल सेंटर में एक मरतबा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो टॉपिक मैंने आपके लिए तैयार किया है वो है ग्लोबलाइजेशन। ये वर्ड हम रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन आज की इस लेक्चर में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह दूंगा कि ग्लोबलाइजेशन असल में है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टच दूंगा कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। फिर इसके बाद मैं मीनिंग की तरफ आऊंगा। इसके बाद जो है ना डिफिनीशन मैं करूंगा। नेक्स्ट में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डिसएडवांटेजेस है इसको हमें किस तरह इनकाउंटर्स करना है, किस तरह इसको खत्म करना है। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड में साइंटिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट जो है इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये इज अ ग्लोबल विलेज। अब ग्लोबल विलेज हम वर्ल्ड को कंसिडर करते हैं, साइंटिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट का यही पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह एक विलेज में हर कोई किसी न किसी खबर से वो अवेयर होते हैं, किसी के बारे में भी हो या किसी घर के बारे में भी हो, जहां पर भी हो। लेकिन एक विलेज के अंदर जिस तरह बहुत सारे लोग रहते हैं और वो अपने एक दूसरे की मामला से जो है वेल अवेयर होते हैं, इसी तरह ग्लोबलाइजेशन का टर्म भी यहाँ पर वर्ल्ड की इसी अवेयरनेस के लिए जो है ना यूज होता है। अब ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन हुआ थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू स्पीडी कम्युनिकेशन। इसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज्यादा मुमकिन हो सका कि हम दुनिया की किसी भी कोने में जो जो भी इवेंट हो, जो भी चीज हो, उससे वेल अवेयर हो जाए और उससे अपने आप को बाखबर कर सके। यानी मैं अगर कहूँ कि टॉकिंग हो या प्लस ऑब्जेक्ट्स हो, या अब जो मैं बात कर रहा हूँ या कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरी जगह वो शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत आसानी के साथ ये आजकल हो सकती है, जो कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन है। या अगर दुनिया की किसी भी कोने में एक इवेंट्स जो है वो होने जा रहा है, तो दूसरी ममालिक, दूसरी जो कंट्रीज है, वो आसानी के साथ उसको जो है देख सकते हैं। और ये स्पीडी कम्युनिकेशन और थ्रू फास्टर जो है टेक्नोलॉजी की बदौलत ये मुमकिन हो सका है। इसीलिए हम दुनिया को क्या कंसिडर करते हैं? एज अ ग्लोबल विलेज हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद मैं आऊंगा मीनिंग की तरफ। देखिए, ये टर्म जो ग्लोबलाइजेशन है ये खुद डिराइव हुआ है ग्लोब से। और ग्लोब का मतलब क्या है आप जानते हैं कि ग्लोब हम रेफर करते हैं एज अ होल यूनिवर्स को, पूरी दुनिया को हम रेफर करते हैं ग्लोब। तो जाहिर बात है कि जहां पर हम आसानी के साथ पूरी दुनिया के मामलात को, पूरी दुनिया की बहुत सी एस्पेक्ट्स है उससे हम जो है आसानी के साथ हमें पता चल सकता है, आसानी के साथ हम उससे जो है ना खबर हो सकता है। तो इसलिए ये टर्म भी जो है ना ग्लोब से डिराइव है और जिसका मतलब है होल यूनिवर्स। अब मैं डिफिनीशंस की तरफ आऊंगा कि डिफिनीशन जो है हम ग्लोबलाइजेशन की वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही जबरदस्त और आसान डिफिनीशन है कि ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी। दुनिया की जो माशी स्फेयर है उसकी जो कम्बिनेशन है, उसकी जो इंटीग्रेशन है, उसी ही का नाम जो है ग्लोबलाइजेशन है। और ये ग्लोबलाइजेशन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसने पूरी दुनिया को इकोनॉमी जो है अब ये इंटीग्रेशन की तरफ जो है बढ़ रहा है और ये उसको जो है ना इंटीग्रेट किया है। या दूसरा डिफिनीशन हम यू भी कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द सोशियो इकोनॉमिक एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें तीन चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली जो इंटीग्रेशन है, दुनिया जो कम्बिनेशन की तरफ बढ़ रही है, मुख्तलिफ कंट्रीज की जो बहुत सारे इंटरेस्ट है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, अब वो एक होने की तरफ जो जा रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है। तो ये दो ही डिफिनीशन है, आसानी के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट पोर्शन की तरफ और वो है एडवांटेजेस। तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्लोबलाइजेशन की बहुत सारे एडवांटेजेस है। जिस तरह मैं यहाँ पर 3 एडवांटेजेस का जिक्र करूंगा। सबसे पहले ये है कि फास्टर इन स्पीडी कम्युनिकेशन। ये मुमकिन हो सका है किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और इसी की वजह से, जिस तरह मैंने पहले ही जिक्र किया
کہ ہم دنیا کی کسی بھی کونے میں کسی بھی ایونٹ کو کسی بھی ورلڈ کی کسی بھی اسپیکٹس کو ہم جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس سے ہم جو ہے نا باخبر ہو سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ہم آسانی کے ساتھ ہمیں علم ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جو کہ آؤٹ آف دا کنٹری ہو رہا ہو آؤٹ آف دا کنٹیننٹ ہو رہا ہو. تو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے. دوسرا ایڈوانٹیج ہے کہ جابس اپرچونیٹیز. یاد رکھیں کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے بہت جو ہے سارے جو سٹیزن ہے جو پیپل ہے اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے کہ اس کو جابس مہیا ہوئے. ظاہری بات ہے جب آپ اسپیڈی کمیونیکیشن کی طرف جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا ظاہری بات ہے لوگوں کی ضرورت ہوگی تو اسی کو جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا لے سکتے ہیں اور وہ وہاں پر جابس وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے گلوبلائزیشن کی جس کی وجہ سے مختلف لوگ جو ہیں اس کو جاب مل سکتے ہیں اور مہیا ہو سکتے ہیں. جس طرح میں نے یہاں پر ایک یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ رائز آف ایم این سیز یعنی ملٹی نیشنل کارپوریشن. یہ دنیائی سطح پر جو ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہے اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا لوگوں کو مواقع جو ہے فراہم ہو رہے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے کہ گلوبلائزیشن کی ایڈوانٹیج یہ ہے یا گلوبلائزیشن کی ایڈوانٹیج میں یہ آتا ہے تو اسی طرح لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ڈس ایڈوانٹیجز آف گلوبلائزیشن یا میں یہ یوں کہوں گا کہ چیلنجز اس کے بارے میں کیا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج اس میں یہ ہے کہ ڈیمولش کلچرل ویلیوز. گلوبلائزیشن سے ہماری کلچر جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے ظاہری بات ہے ثقافت پر ایک بہت ہی بڑا جو ہے اثر اس پر گلوبلائزیشن کی موجود ہے. جس طرح میں کہوں کہ گلوبلائزیشن کی جو ہے ایک نقصانی اور ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جتنی بھی مسلم کنٹریز ہے یا جتنی بھی مسلم ورلڈز ہے اس کی کلچرل جو ہے ڈیمالشنگ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی ثقافت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو ہے طور طریقے جو ہے اس کی ریلیجن وغیرہ اس کو بہت اسپیڈی جس طرح گلوبلائزیشن بڑھ رہا ہے اس طرح جو ہے نا مسلم ورڈز کی جو ہے اس کو بہت فکر ہونا چاہیے کیونکہ اس کی کلچرل ویلیو جو ہے وہ گرتی ہی چلی جا رہی ہے ڈیو ٹو گلوبلائزیشن. اب یہ صرف کلچرل ویلیو تک محدود نہیں ہے بلکہ نیچرل ریسورسز جو ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو پور کنٹریز ہے جو تھرڈ ورلڈ ہے جو ظاہری بات ہے ڈیولپنگ کنٹریز ہے اس کی نیچرل ریسورسز بھی ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں بائی سم جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو پاورفل کنٹریز ہے وہ اس کی نیچرل ریسورسز کو ایک طرح کی قبضے میں لینا اس کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی نیچرل ریسورسز ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم دنیا کو کیا کر سکے دنیا کو اپنی اسپیئر میں لے سکے. تو یہ ایک بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کی ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یا جو تھرڈ ورلڈ کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی کانسٹنٹلی ایکسپلائٹیشن کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ کی مستقبل بنتی ہے اور یہاں سے آپ لوگوں کو بنا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو جو ہے نا یہاں پر جو ڈالتے ہیں ذہن میں وہی جو ہے مستقبل میں ہوگا. تو اب یہ بھی ایک فوکسنگ ہو رہی جا رہی ہے کہ جی ہم ایجوکیشن سسٹم کو کیا کر سکے اس کو تھوڑا سا ایکسپلائٹ کرے. جو پور کنٹریز ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے جو تھرڈ ورلڈ ہے اس کو کیا کر سکے اس کو خراب کر سکے. میں یہاں پر اسٹریٹ فارورڈ یہی بات کروں گا کہ خراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ اس میں جو ہے شامل ہو کورس کنٹینٹ میں وغیرہ میں. تو یہ اس کی بہت یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے اس کو گلوبلائزیشن کی جو یہ منفی اثرات ہے اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. تو اس کے لیے میں 5 چیزوں پہ جو ہے نا آپ کو بتاؤں گا کہ اگر 5 چیزوں پہ فوکس کیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایجوکیشن. جی ہاں ایجوکیشن سسٹم اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا ایجوکیشن میں خامیاں ہے تو ظاہری بات ہے آپ گلوبلائزیشن کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ بیڈ اور جو ہے نا گڈ اینڈ بیڈ میں آپ فرق نہیں کر سکتے رائٹ اینڈ رانگ میں آپ فرق نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے بہت ہی بڑا مسئلہ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ گلوبلائزیشن کو جو ہے اوور کم کر سکے.
दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी कंट्रीज है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, उसको अपनी साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ही फोकस करना है, और इसके लिए जो है ना काफ़ी मेहनत करना है कि उसकी जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये स्कूल के लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल्स तक, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है ना एक प्रायोरिटी की बेस पर उसको कंसिडर किया जाए और उस पर काम किया जाए, पढ़ाया जाए, और प्रैक्टिकली जो है उसके लिए इकदाम किया जाए, तो इससे भी ओवरकम हम कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को। तीसरा ये कि अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो खुद ही अपनी जो है, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि वो खुद अपने हाथ में ले और उसको यूज करे, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको जो है ना फाइंड आउट करे जितनी भी कंट्रीज के अंदर है अगर आपकी नेचुरल रिसोर्सेज, तो वही से आप जो है ना इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसको जो है ना अपनी इकॉनमी बेहतर बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो कंट्रीज मुतासिर हो रही ग्लोबलाइजेशन को, उसको इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट है वो बहुत ही करना चाहिए, उस पर बहुत ही जो है काम करना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसके साथ साथ जो मुस्लिम वर्ल्ड है स्पेशली, अगर उसकी जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज की, एजुकेशन की, कल्चर की, तो उसको चाहिए कि वो इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ द मुस्लिम उम्मा इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक वाहिद हाल है कि हम अपनी रिलीजन की जो है हिफाजत कर सके, हम अपनी कल्चर की हिफाजत कर सके, तो इसके लिए निहायत ही ज़रूरी है कि हम क्या कर सके, हम जो है मुस्लिम उम्मती मुस्लिमा की इंटीग्रेशन जो है इसमें कामयाब हो सके। लेकिन बदकिस्मती से अब आज तक तो यही चल रहा है कि इसमें हमें कोई जान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल हम तवक्को कर रहे हैं कि ये हो जाए, तो फिर ग्लोबलाइजेशन की जो मनफी असरात है उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। यानी मैं अगर ये कह सकूँ कि OIC जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, उस पर बहुत काम करना चाहिए, और ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी कल्चर की, हम अपने रिलीजन की, हम अपनी एजुकेशन की, हम अपनी एसेट्स की, हम अपनी कंट्री की, हम अपनी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है हमारी मुस्लिम वर्ल्ड की, वो जो है उसको ओवरकम कर सके उसके जरिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जाहिर बात है प्रेशर भी इससे डेवलप होता है, लेकिन अगर हम संजीदगी दिखाए और अगर हम इस तरफ बढ़ सके, तो ये था आज का हमारा वीडियो जो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर था।